स्टार्ट करते हैं। लैंथेनॉइड स्टार्ट कर दिए थे ना। लैंथेनॉइड से कुछ प्रॉपर्टीज लिखे थे, है ना। एलिमेंट्स नंबर 58 to 71 आर लैंथेनॉइड्स एंड कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शायद हमने लिखी थी या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी, जैसे कि हमने बात की थी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, और फिर बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो क्वेश्चन आता है कि विच इज द कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो +3 है, बट कुछ एलिमेंट्स का हमने +2 और +4 भी लिखा। यूरोपियम, ये, है ना, इनका +2 और +4 भी लिखे थे। कारण का 4s का 7 होना, अपन ने लिखे फॉर ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तक हो गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हाँ ठीक है, साइज। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फिर से पढ़ेंगे, अपन अलग की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखेगा इन लैंथेनॉइड सीरीज, इन लैंथेनॉइड सीरीज, इन lanthanide series, with increasing atomic number, in lanthanide series with increasing atomic number, in lanthanide series with increasing atomic number, there is a progressive decrease, there is a progressive decrease in the atomic this regular decrease, this regular decrease, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शन लिखना, डिक्रीज का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। This regular decrease contraction is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction. This regular decrease contraction is known as lanthanoid contraction. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका रीजन लिखेंगे। As we move along the lanthanoid series, lanthanoid contraction से क्वेश्चन आता है ना। As we move along the lanthanoid series, as we move along the lanthanoid series, the nuclear charge increases. The nuclear charge increases as you move along the lanthanoid series. The nuclear charge increases by 1 unit. The nuclear charge increases by 1 unit at each successive element. At each successive element. समझते जाना जो है ना, हर एक एलिमेंट के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्लस आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टॉप। द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड, the new electron is added, the new electron is added into 4f, into 4f, the new electron is added into 4f, उसी में तो फीलिंग हो रही है ना। the new electron is added into 4f, full stop. As a result, as a result, as a result, the attraction on the electrons, as a result, the attraction on the electrons by the nucleus increases, by the nucleus increases, by the nucleus increases, which tends to decrease the size. Attraction on electrons by the nucleus increases, which tends to decrease the size, which tends to decrease the size. और यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि इनकी दूरी ज्यादा हो गई है ना,
6s। 4f के लिए आखिरी शेल कौन सा है? 6s है, क्योंकि n-2 में भराता है ना f। तो 4f को शील्ड करना पड़ेगा 6s को, जो कि दूर है थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज दैट प्रॉपर शील्डिंग नहीं हो पा रही है, पुअर शील्डिंग, जिसके कारण साइज घट जा रहा है। ठीक है, पहले वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि काउंटर बैलेंस कर पा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इज एबल टू काउंटर बैलेंस द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आखिरी शेल को अंदर खींचता है और शील्डिंग इफेक्ट आखिरी शेल को दूर करता है। अगर ये दोनों बराबर चले जाएं तो फिर साइज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग, इट इज अनेबल टू काउंटर बैलेंस। ओके, टेंड्स टू डिक्रीज द साइज। ऑल्सो एक लाइन लिखना, ऑल्सो देयर इज इम्परफेक्ट शील्डिंग, ऑल्सो देयर इज इम्परफेक्ट शील्डिंग, also there is imperfect shielding of 4f electrons, imperfect shielding of 4f electrons, which is unable to counterbalance, which is unable to counterbalance, which is unable to counterbalance the effect of increased nuclear charge, effect of increased nuclear charge. Counterbalance the effect of increased nuclear charge. ठीक है, तो लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पहली 3 लाइन में अपन ने वो लिखा, उसके बाद के पैराग्राफ में लिखे रीजन। अब लिखेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ऐसा होने से क्या क्या हुआ। एक तो अपन ने पढ़ा है कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट के साइज में ज्यादा फर्क नहीं आया, अपन पढ़ चुके हैं ना साइज में, वो हमने डी ब्लॉक के साइज में पढ़ा है कि 3D से 4D में साइज का इंक्रीमेंट दिख रहा है, पर 4D से 5D आ रहे हैं, 5D से 6D आ रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा साइज का इंक्रीमेंट हमें नहीं दिख रहा। उसका रीजन तो लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे, इसलिए अपन लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन एक बार पढ़ चुके हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, उनके एटॉमिक साइज में। क्योंकि वहां पे एक हमें इरेगुलर सा नेचर दिखा कि पीरियड में तो सॉरी ग्रुप में तो ऊपर से नीचे आते आते साइज बढ़ना चाहिए था, बट फिर 4D और 5D में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज बीच में आपके लैंथेनॉइड्स थे। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस में एक कॉन्सिक्वेंस हम देख चुके हैं, तो नीचे लिखना, एक सब हेड डालना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ lantanoid contraction, consequences of lantanoid contraction. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, पहला रिजल्ट, मतलब इसके कारण किसको किसको अफेक्ट पड़ा। सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स, similarity in size of elements of same group of second and third transition series, of second and third transition series, of second and third transition series. एक एग्जांपल अगर आप चाहो तो बस लिख लो यहां पे कि फोर्थ ग्रुप में हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें टाइटेनियम है यहाँ पे, जिसका साइज है 132 पिकोमीटर। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें है आपका ZR, जिसका साइज है 160। तो यहाँ तो इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है, उसी सेम ग्रुप के दो सीरीज में आए ना अपन। ठीक है, तो यहाँ तो इंक्रीमेंट दिख रहा है, बट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट है, अब बीच में लैंथेनॉइड्स आ गए हैं, तो वहां के एलिमेंट का नाम लिखना HF, है ना, उसका साइज है 159 पिकोमीटर। बढ़ने के बजाय तो 1 पिकोमीटर से कम हो गया। ठीक है, जबकि शेल तो ऐड हो रहा है तो साइज तो बढ़ना चाहिए था। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस लिखना, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, difficulty in
separation of lanthanoids. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, since the change in since the change in since the change in ionic radii since the change in ionic radii in lanthanoids is very small, since the change in ionic radii in lanthanoids is very small, ब्रैकेट में लिखना जो चेंज अपन की बात कर रहे हैं, Ce3+2 Lu3+, ये आपके सारे लेंगे 58 to 71, सीरियम टू लुटेशियम is 103 picometer to 86 picometer. मतलब सीरियम का साइज, सीरियम आयन का साइज 103 पिकोमीटर है और लुटेशियम आयन का साइज 86 पिकोमीटर, मतलब कितना 17 का डिफरेंस है बस। 17 में टोटल 14 एलिमेंट आ गए बीच में, समझे? मतलब अगर आप सीरियम और लुटेशियम को काउंट नहीं भी करोगे तो उन दोनों के बीच में 12 एलिमेंट और हैं, जिनमें साइज में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? सबका मिला करके इसी रेंज में है सबके साइज। मतलब हाईएस्ट साइज आपका सीरियम 3+ का है विच इज 103 पिकोमीटर, और स्मॉलेस्ट आपका लुटेशियम का 86 पिकोमीटर। बाकी बीच के जो 12 एलिमेंट और हैं वो सब इसी रेंज में है, मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं है साइज का। ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन। तो सिंस द चेंज इन आयनिक रेडियाई इन लैंथेनॉइड्स इज वेरी स्मॉल, कॉमा, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। उसके कारण क्या होगा, आप दो एलिमेंट को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। अगर कोई दो एलिमेंट आपस में मिक्स हैं, आप उनको अलग कैसे करते हो? वो किसी ना किसी चेंज, मतलब किसी ना किसी बिहेवियर में एक दूसरे से अलग होंगे, इसलिए आप उनको अलग कर पाते हो। जैसे सॉल्युबिलिटी समझ लीजिए कि एक एलिमेंट सॉल्युबल है, दूसरा एलिमेंट सॉल्युबल नहीं है, तो जो सॉल्युबल है वो अलग हो गया, जो इनसॉल्युबल है वो अलग हो गया। पर अगर दोनों ही सॉल्युबल होंगे तो आप कैसे अलग करोगे? तो साइज सेम होने के कारण, लगभग साइज सेम होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जिसके कारण उनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। The chemical properties are similar. Full stop. This makes the separation of lanthanoids. This makes the separation of lanthanoids. This makes the separation of lanthanoids in the pure state difficult. In the pure state difficult. In the pure state difficult. ठीक है, and last consequence लिखना, third, effect on the basic strength of hydroxides. Effect on the effective नहीं, effect on the basic strength of hydroxides. मतलब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट है, आया है। हाइफन डाल के लिखना, as the size of the lanthanoid ion decrease, as the size of the lanthanoid ion decrease, as the size of the lanthanoid ions decreases from La3+, La is for lanthanum, to Lu3+, lutetium. From La3+ to Lu3+, comma, the covalent character of hydroxides, though the covalent character of the hydroxides, the covalent character of the hydroxides, देखो है ये आयनिक कंपाउंड्स, इनकी जो भी हाइड्रोक्सिल से LaOH का प्राइस, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड हुआ। पर आयनिक कंपाउंड का भी कोवेलेंट नेचर होता है, जो अपन फैजन्स रूल में पढ़ते थे क्लास 11th में। तो उसमें आयन का साइज जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? ये अपन पहले भी डिस्कस किए शायद, कि कैटायन छोटा होना चाहिए, तो जितना ज्यादा कैटायन छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। या दूसरी चीज, चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको
जो इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ डोनेट कर दिया उसको खींचना है, तभी तो पोलैरिटी जनरेट होगी, वरना आयनिक में तो उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, अब कायदे से उसको इलेक्ट्रॉन वापस नहीं खींचना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज उसका साइज छोटा है तो वो न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया है उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इस तरीके से एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, आपका कंपाउंड पोलराइज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जबकि आयनिक बॉन्ड में तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यही होता है आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर, समझ रहे हैं? वैसे जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर है, पोलर बॉन्ड्स में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं ना, भले HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हुआ आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये है कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। और दो फैक्टर पे डिपेंड करता है मेनली, साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है? आयन का चार्ज ज्यादा होगा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है? तो लैंथेनम से लुटेशियम में साइज डिक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, वही लिख रहे हैं अपन। क्या लिखे, आयन फ्रॉम La+ to Lu+3+, the covalent character of hydroxide increases and hence basic strength decreases, and hence basic strength decreases, and hence basic strength decreases। ऐसा क्यों बोल सकते हैं अपन कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी? एक बेस बेसिक होता है OH के कारण, राइट? अब सोचिए कि अगर वो कैटायन उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो OH जल्दी डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, और अगर वो जल्दी डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन नहीं बना तो उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। हमने पढ़ा क्लास 10th में कि एसिड एसिड है जस्ट बिकॉज ऑफ H+ आयंस, कि वो कितने H+ आयन पानी में लिबरेट कर रहा है। और वैसे ही बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते थे, जो बहुत सारे OH नेगेटिव आयन लिबरेट करते हैं वाटर में। तो अब ये अगर OH को जल्दी निकलने नहीं देगा तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो उस हिसाब से LaOH थ्राइस मोस्ट बेसिक होगा और LuOH थ्राइस लीस्ट बेसिक होगा। तो उसके लिए एक लाइन लिख लेना बस, does LaOH थ्राइस, does LaOH का थ्राइस लैंथेनम जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा is most basic, whereas LuOH thrice is least basic। ये बेसिक नेचर में कंपैरिजन भी आ सकता है ना, ये ब्रैकेट के अंदर लिखो इसको, La और Lu के बाद ब्रैकेट के अंदर OH का थ्राइस रहेगा, है ना? ठीक है, चलिए हो गया हमारा सारी प्रॉपर्टी। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहीं डाला, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो एटॉमिक और आयनिक प्रॉपर्टीज थी, जहां पे हमने बात की उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और अभी साइज के बारे में, ठीक है? चलिए, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल द लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स, all the lanthanoids are silvery white soft metals। देखिए कि ये प्रॉपर्टी भी लगभग सबकी सेम है। अब आप तो कलर देख के भी नहीं बता पाओगे कि कौन सा लैंथेनॉइड्स, कौन सीरियम है, कौन लुटेशियम है। हमने ऊपर यही लिखा ना कि इनका सेपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है? तो ऑल द लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन द एयर। एंड टार्निश, टार्निश मतलब कोरोड, हाँ, कोरोजन। tarnish rapidly in the air। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टी मेटल की है वो सब इनकी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर, बाकी कुछ एलिमेंट्स इनके हार्ड भी हैं, जैसे ये तो अपन सॉफ्ट मेटल लिखे हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हो गए आपके कि ये कुछ सॉफ्ट मेटल्स भी हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, the first ionization enthalpies of lanthanoids
are around 600 kilojoule per mole, are around 600 kilojoule per mole, are around 600 kilojoule per mole, and the second about 1200 kilojoule per mole. सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा ही होती है, 1200 किलोजूल पर मोल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, paramagnetism is shown by the positive ions of lanthanoids, except La3 plus and Lu3 plus. Paramagnetism is shown by the positive ions of lanthanoids except La3 plus and Lu3 plus. अब इसका रीजन बताने की जरूरत है क्या, ये दोनों क्यों नहीं शो कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हमको ये तो पता ना कि पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये नहीं है, मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए. देखो आप La3 प्लस क्या होता है आपका लैंथनम का एटॉमिक नंबर है 57. अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 54 नहीं बन जाएगा, और 54 क्या है? ज़ेनॉन. 54 इज वो नोबल गैसेस के याद रख लो नंबर है ना, 18 तो आपको याद ही था, 36 आपका क्रिप्टन और 54 होता है ज़ेनॉन और 86 होता है रेडॉन. वो 6 है ना नोबल गैसेस, उसमें 3 तो आप आर्गन तक तो पढ़े ही हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन. 2, 10, 18. अब 18 में 18 ऐड करोगे 36, 36 में 18 ऐड करोगे 54 और 54 में 32 ऐड करोगे 86, 86. तो क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन. तो अब ये खुद ज़ेनॉन बन चुका है, तो यहाँ ज़ेनॉन मतलब तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना, तो यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. व्हाट अबाउट Lu3 प्लस? Lu3 प्लस के लिए क्यों बोल रहा है पर Lu मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट एलिमेंट 71. तो Lu3 प्लस कैसे बना होगा? 4s में पूरे 14 भरा गए होंगे, तो 3 कहां से निकले होंगे? 5d का जो एक था वो छोड़ा होगा उसने, और 6s के जो 2 थे वो छोड़े होंगे उसने, मतलब ये भी ज़ेनॉन बन गया है. ज़ेनॉन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 4f14 तो भरा हुआ है, पर ज़ेनॉन उसके बाद 4f14. करेक्ट. ये है आपके Lu3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बाकी इनके जितने भी 3 प्लस वाले होंगे उनके पास एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो वो पैरामैग्नेटिक. ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे केमिकल बिहेवियर, इसी में कंटिन्यू करेंगे. केमिकल बिहेवियर है ना. केमिकल बिहेवियर में एक चार्ट बना रहा हूं, उसको आप नोट कर लेंगे. सभी लैंथेनॉइड्स के लिए कॉमन है. Ln मतलब कोई एलिमेंट नहीं है ना, Ln मतलब लैंथेनॉइड्स, क्योंकि लैंथेनम La होता है ना. Ln कुछ एलिमेंट का नाम नहीं है, Ln इज फॉर लैंथेनॉइड्स. तो Ln मतलब लैंथेनॉइड्स लिख लेना यहाँ पे. ठीक है, और एक चार्ट में इसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं एक साथ, कि जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ एंड वाटर के साथ. ठीक है, तो हैलोजन देखो सब में इनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 वाला ही है. तो हैलोजन का कैसे कंपाउंड बनाएंगे? देखो ये LnX3, X तो -1 होता है और ये +3 है, तो कंपाउंड कैसा बनेगा? LnX3. ठीक है, जैसे वाटर के साथ करेंगे तो अभी अपन बनाए थे हाइड्रोक्साइड्स, तो क्या बनेंगे? LnOH का साइज, जो अभी आपने 2 लिखे भी है, LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस, लैंथनम और ल्यूटेशियम का. ठीक है, हाँ चलिए बाकी लिखते चलिए. कार्बन के साथ at temperature 2773 Kelvin gives Ln3C, Ln2C3 and Lnc2. डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल प्लस एसिड, कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन, है ना. तो हाइड्रोजन गैस बनेगी. ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, यही बनना चाहिए.
3 उधर 2 इधर, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ N2 Ln क्या बनेगा नाइट्रोजन के साथ फॉर्मूला? हाँ, नाइट्रोजन क्या क्या होता है? नाइट्राइड N3 नेगेटिव और ये Ln3 पॉजिटिव, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? Ln जैसे एल्यूमिनियम बनाता है, देखो एल्यूमिनियम का Al3+ होता है ना, और नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है, तो एल्यूमिनियम जो नाइट्राइड बनाता है वो Aln बनाता है बस। अरे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे मैग्नीशियम बनाएगा तो कैसे बनाएगा? Mg का 2 उधर जाएगा और नाइट्राइड का 3 इधर, तो Mg3N2, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। एंड एक है आपका सल्फर, एस सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन के जैसे ही बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के है ना, तो Ln2S3। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी एक साथ। हो गया। लास्ट लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक लैंथेनॉइड्स की। दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स and are thus good reducing agents, कि good oxidizing agents। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। यूजेस लिखना, यूजेस में एक यूजेस कई बार आया है, एक एलॉय बनता है इसका जिसका नाम है मिश मेटल, एक एलॉय है मिश मेटल नाम का, है ना, जो कि ये लैंथेनॉइड्स के ही एलॉय होते हैं। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा है क्योंकि ये वो बुलेट्स, गोलियां होती है ना, बुलेट शेल्स, उनको बनाने में यूज होता है, तो इससे क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में मिश मेटल के नाम से। तो यूजेस में या नोट करके लिख लो, बस नोट में लिखो एक, ये लास्ट पॉइंट है लैंथेनॉइड का, नोट करके लिखो, ये प्रॉपर्टीज हो गई पूरी है ना। नोट में लिखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैंथेनॉइड, the most important use of lanthanoids in the production of, the most important use of lanthanoids is in the production of alloy steels, in the production of alloy steels to improve the strength, to improve the strength and workability of steel. Production of alloy steels to improve the strength and workability of steel. Workability of steel. First up, a well-known alloy is, a well-known alloy is mish metal, MISCHMETAL, मिश मेटल। ब्रैकेट में कॉम्पोजिशन में लिखना है इसमें, एलन मतलब लैंथेनॉइड मेटल्स 95% रहते हैं, एलॉय में रहता है ना परसेंटेज, है ना, 95%, कॉमा आयरन होता है 5%, बाकी सल्फर
कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम ट्रेसेस में होते हैं। ये मिश मेटल का कॉम्पोजिशन है कि मिश मेटल कौन कौन से मेटल नॉन मेटल को मिला करके बनाया गया है। एक तरह से इंप्रूव्ड स्टील का फॉर्म है, जिससे अपन स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और वर्केबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका यूज कहां होता है लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिश मेटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिश मेटल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिश मेटल the maximum amount of mish metal is used in making is used in making is used in making a magnesium based alloy is used in making a magnesium based alloy which is a pyrophoric alloy, pyrophoric pyrophoric alloy, जिसका मीनिंग लिखना पायरोफोरिक मतलब होता क्या है, pyrophoric alloy ब्रैकेट में मीनिंग लिखना, an alloy which emits spark, an alloy which emits spark when struck, मतलब उस पे से घिसोगे तो स्पार्क जनरेट करेगा, मतलब जल्दी फायर कैच कर लेगा। An alloy which emits spark when struck, that is takes up fire easily, ब्रैकेट में ही ना ये भी, that is takes up fire easily, इसलिए इनको बुलेट शेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, and is used for making bullets and is used for making bullets and is used for making bullets, comma shells and lighter flints and lighter flints. हाँ हाँ, मतलब उसको भी जला के कुछ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, लाइटर फ्लिंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालना, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स के बारे में इतना याद रखेंगे है ना, क्वेश्चन लैंथेनॉइड से तीन ही टाइप के हर बार पूछे, एक तो मिश मेटल का क्वेश्चन आया है, दूसरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आया है, तीसरा उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आया है कि इनका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन वाला है, वो है उनका +3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाँ, इसमें लिखिएगा most of these elements are radioactive, most of these elements are, वो रेयर एलिमेंट्स थे लैंथेनॉइड्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। most of these elements are radioactive which makes their study difficult, which makes their study difficult, ये डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं ना, कुछ की हाफ लाइफ तो ज्यादा है बट कुछ की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, मिनट्स की होती है, तो वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, ऑल द एक्टिनॉइड्स हैव कॉमन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं इनकी है ना, ऑल द लैंथेनॉइड्स हैव कॉमन 7s2 कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इनका सबका 6s2 भरा हुआ था, 5d में 0 से 1 चेंज हो रहा था और 4f1 0 से 14 चल रहा था, सुन रहे हैं क्या, वैसे इनका क्या होगा, 7s2 पूरा भरा होगा, 6 के d में 0 से 1 चल रहा होगा, कभी वही एक एक इलेक्ट्रॉन जो आगे पीछे हो रहा था है ना, और 5 का f 1 से 14 तक भरा रहा होगा। ठीक है, वहीं वहां पे क्या था, ये 6s2 था,
ये 5d 0 से 1 था और ये 4f 1 से 14 चल रहा था। ये लैंथेनॉइड्स है, ये एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो क्या लिखे, कॉमन 7s2 configuration and variable occupancy of and variable occupancy of and variable occupancy of 5f and 6d orbitals, subshells भी लिख सकते हैं, 5f and 6d subshells। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द इरेगुलरिटीज द इरेगुलरिटीज द इरेगुलरिटीज in the electronic configuration, the irregularities in the electronic configuration are related to the stabilities of are related to the stabilities of are related to the stabilities of F0, F के ऊपर 0, F7 and F14 configurations, F14 configurations, F14 configurations। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल एमरीशियम, AMERCIUM, इसका सिंबल है AM, वो अमेरिका से आया एमरीशियम, है ना। कुछ लोग के, साइंटिस्ट लोगों के नाम से है, कुछ प्लेसेस के नाम से है ना। एमरीशियम ब्रैकेट में AM, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 95 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 5f, मतलब रेडॉन तक सेम है। रेडॉन मतलब अभी बात की थी ना 86, वहां तक सेम है। उसके बाद 5f7, और ये 7 करने के लिए D के इलेक्ट्रॉन ने बलिदान दिया है ना, आगे चला गया। बाकी 7s2 तो कॉमन है, ठीक है, जस्ट लाइक क्रोमियम। ठीक है, हाँ, एक और लिखना एग्जांपल, CM, क्यूरियम, एलिमेंट का नाम है क्यूरियम, TURIUM। ये कौन, एक कोई थी ना मैडम मैरी क्यूरी, इसका सिंबल CM और एटॉमिक नंबर लिखना जस्ट इसके बाद 96। इनका कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन तक सेम, 5f7 6d1 7s2। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, दो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स, दो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स, 4f and 5f orbitals have similar shapes, दोनों तो f है ना, तो दोनों का शेप सेम होगा। जैसे सारे s का शेप सेम होता है, बस साइज अलग अलग होता है कि 1s छोटा होगा, 2s थोड़ा बड़ा होगा स्फीयर, 3s बड़ा स्फीयर होगा, 4s और बड़ा स्फीयर होगा। वैसे ही p के भी सबके शेप तो सेम है, साइज अलग अलग हो सकते हैं। वैसे ही f में भी साइज सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट शेप सबके सेम होंगे। तो दो 4f and 5f orbitals have similar shapes, but 5f is less deeply buried, but 5f is less deeply buried, buried मतलब थोड़ा अंदर की तरफ है, दफना नहीं दिया उसको, है ना। less deeply buried, BURIED, then 4f, then 4f, then 4f. Hence 5f electrons can participate, hence 5f electrons can participate in bonding. Thus 5f electrons can participate in bonding. यही रीजन था कि लैंथेनॉइड्स +3 ही मैक्सिमम क्यों शो कर रहे थे, कुछ +4 कर रहे थे, कुछ +2, बट +4 से ज्यादा किसी का नहीं था। उसका कारण है 4f थोड़ा अंदर की तरफ है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं, देयरफॉर वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पा रहा है। इससे ये अच्छा चीज हुआ हमारे लिए कि उसकी केमिस्ट्री थोड़ी इजियर हो गई, उसमें हमें ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी पड़ी, राइट।
जैसे हमने डी में पढ़ा ना कि कितना +2 +3 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, उसका कारण ये था कि 4s और 3d के बीच में ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से भी बाहर आ रहे हैं और 3d से भी बाहर आ रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर एबल टू शो +2 +3 +4 +5 +7 तक स्टेट. करेक्ट. लैंथेनॉइड्स में 4f थोड़ा अंदर की तरफ है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है बॉन्डिंग में, बट 5f इज लेस बरीड देन 4f, तो 5f कर पा रहा है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट. इसलिए एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयरिंग टू लैंथेनॉइड्स. देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना, तो केमिस्ट्री गेट्स डिफिकल्ट. ठीक है, क्योंकि आपको फिर जितने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे उतनी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, उतने एक्सेप्शंस बढ़ेंगे. समझ रहे हैं क्या? तो इसका रीजन ये पूछ सकता है कि व्हाई लैंथेनॉइड शो +3 ओनली. उसका रीजन क्या होगा कि 4f इज डीपली बरीड, जिसके कारण 4f इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स. नेक्स्ट अब डालना ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स. वहां पे एनर्जी गैप लार्ज था, अपन ने ये लिखा भी है कि एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5d एंड 6s इज लार्ज. तो 6s 5d के इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जा रहे हैं, 4f का नहीं आ पा रहा है. बट यहाँ पे 5f 6d 7s के बीच का एनर्जी गैप कम होगा, इसलिए 7s से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, 6d के भी आ रहे हैं, 5f के भी आएंगे, तो दे विल बी एबल टू शो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. लिखेंगे इसका अनलाइक लैंथेनॉइड्स, unlike lanthanoids, comma, actinoids show a large number of oxidation states. Unlike lanthanoids, comma, actinoids show a large number of oxidation states. A large number of oxidation states because of very small energy gap. Because of very small energy gap between, because of very small energy gap between 5f 60 and 7s subshells. 5f 60 and 7s subshells. Hence, full stop. Hence, all their electrons can take part. Hence, all their electrons can take part. Hence, all their electrons can take part in bond formation. In bond formation. ठीक है, तो stop. Next line. The dominant oxidation state. The dominant oxidation states. The dominant oxidation state of actinoids is +3. ये तो सेम होगा दोनों की, दोनों सेम ग्रुप के है ना. क्या बोलते हैं, लैंथेनम एंड एक्टिनियम दोनों थर्ड ग्रुप के ही तो हैं, तो दोनों की +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ठीक है, हाँ +4 वहां पे एक दो एलिमेंट ही शो कर रहे थे इन लैंथेनॉइड्स, यूरोपियम वगैरह. यहाँ पे +4 सब करेंगे. ठीक है, तो द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स इट्स +3. फुल स्टॉप. बिसाइड +3, beside +3, beside +3, they also exhibit +4, comma +5, comma +6, +7. ये वैसे ही होगा जैसे मैंगनीज तक नहीं होता, मिडिल ऑफ द सीरीज तक बढ़ते जा रही थी, फिर डिक्रीज हो रही थी, तो ये सेम बिहेवियर शो करेंगे जैसे हमारे डी ब्लॉक वाले कर रहे थे. ठीक है, एक एग्जांपल लिखना. एग्जांपल थोरियम, THORIUM, थोरियम, इसका सिंबल TH. थोरियम show oxidation state of +4, +5, comma uranium till +6 and neptunium
ये यूरेनियम नेप्ट्यूनियम तो हमने सुना है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, और यूरेनियम अपन नेप्ट्यूनियम से यूरेनियम बना सकते हैं। ठीक है, तो नेप्ट्यूनियम एनपी उसका वो है सिंबल +7 तक। ठीक है, +6 तक, और नेप्ट्यूनियम +7, ये थोरियम +5। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लिया, आयनिक रेडियाई। अब जैसे वहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर कॉमन ना, वो ज्यादा यूज होता है, तो लिखेंगे एक्टिनॉइड्स शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, actinoids show actinoid contraction, actinoids show actinoid contraction, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, due to poor shielding of, due to poor shielding effect of, due to poor shielding effect of, वहां पे 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग था, 4f was unable to shield 6s, in the same way 5f will be unable to shield 7s, दूरी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो 5f में ही भरे जा रहे हैं ना, तो कायदे से इनको रिपेल करना चाहिए था, 7s को दूर करना चाहिए था, न्यूक्लियस से बचाना चाहिए था, बट दूरी होने के कारण ये नहीं कर पाया था। ठीक है, तो वही होगा जैसा अपन वहां लिखा कि इट विल अनेबल टू काउंटर बैलेंस द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है ना भाई, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, due to poor shielding effect of 5 electrons. Full stop. As a result, the radii of the atoms, the radii of the atoms, the radii of the atoms of these metals decrease regularly, decrease regularly across the series. ठीक है, चलिए लास्ट हिंट डाला, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनॉइड, जैसे वहां हमने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिखी कि वो सिल्वरी मेटल होते हैं, है ना, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी लिखी हमने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स, ये भी सारे सिल्वरी हैं, जस्ट लाइक लैंथेनॉइड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्टिनॉइड्स आर मेटल्स विथ सिल्वरी अपीयरेंस, एक्टिनॉइड्स आर मेटल्स विथ सिल्वरी अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points, next point, they have lower ionization enthalpies, they have lower ionization enthalpies than lanthanoids, इसका कोई रीजन बताएगा मुझे, they have lower ionization enthalpies than lanthanoids, पहले याद करो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसके बाद ही इसको आंसर कर पाएंगे, वरना तुक्के मारोगे आप लोग। नहीं, शील्डिंग इफेक्ट, अब आप देखो ना ये बाहर की तरफ है, वहां पे 4f अंदर था, यहाँ 5f और बाहर हो जाएगा ना, साइज बढ़ रहा है। देखो आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तभी तो अपन बोलते हैं ना कि सीशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, साइज बढ़ेगा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता नहीं जाएगा, और अगर दूर होता जाएगा तो आसान नहीं होगा निकालना उसको, क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जाएगा।
तो पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, बट ग्रुप में ऊपर से नीचे होगा तो डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। और पीरियड में तो साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, पास आता जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़वाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल लैंथेनॉइड से कम होती है। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, द एक्टिनॉइड्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन लैंथेनॉइड्स बिकॉज 5f is 5f is less penetrating। 5f ज्यादा अंदर कौन है, 4f। 5f is less penetrating than 4f। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा दूर रहेगा कंपैरेटिवली 4f से। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखना, दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स। दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, जैसे लैंथेनॉइड्स थे, वो भी पॉइंट हमने वहां पे लिखा था, दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स। और एक पॉइंट रेडियो एक्टिविटी के बारे में लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट केमिकल बिहेवियर भी लिखते हैं, जैसे अपन ने वहां पे चार्ट बनाया था, यहाँ पे ऐसी 2-3 पॉइंट्स बस लिख लेते हैं। देखो इनकी केमिस्ट्री डिफिकल्ट है पढ़ना, देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में और ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। आप सोचिए, मतलब डी में भी इरेगुलरिटीज थी, बट वहां पे तो 5 ही ऑर्बिटल्स थे, अब यहाँ तो 7 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और बढ़ेंगी और इरेगुलरिटीज भी और बढ़ेंगी। तो उसका उसको उसकी स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस आएंगे वहां पे। ठीक है, तो कुछ जनरल बस प्रॉपर्टीज लिख लें, केमिकल बिहेवियर लिखना, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और इसी पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं बस, इसी केमिकल वाले पॉइंट के, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, they react with boiling water to give a mixture of oxide and hydride. They react with boiling water to give a mixture of oxide and hydride. Oxide and hydride. Second point, all these metals are attacked by, all these metals are attacked by HCl. All these metals are attacked by HCl, but the effect of HNO3, nitric acid, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, but the effect of HNO3, nitric acid, is very small, is very small due to the formation of, due to the formation of a protective oxide layer. But the effect of nitric acid is very small due to the formation of a protective oxide layer on their surface, on their surface. And last point इसी में, alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. Alkalis have no action on them. नोट में पॉइंट लिखना, जैसे उसका यूज लिखे थे, इसके भी कुछ एलिमेंट्स के यूज लिखते हैं। जैसे यूरेनियम का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, नेप्ट्यूनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, थोरियम का यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। तो यूजेस में लिखना, फर्स्ट पॉइंट, थोरियम, THORIUM, thorium is used in atomic reactors. Thorium is used in atomic reactors and in the treatment of cancer. And in the treatment of cancer. Next point,
uranium is used as nuclear fuel. Uranium is used as nuclear fuel, and its salts, यूरेनियम के जो salts है, and its salts are used in, and its salts are used in glass industry, comma textile industry, comma ceramic industry, glass, textile, ceramic, and in medicines. And in medicines. And last, plutonium. Plutonium. Plutonium is used as a fuel for atomic reactor. Plutonium. Plutonium is used as a fuel for atomic reactors as well as for making atomic bombs. As well as for making atomic bombs. ठीक है, दैट्स इट, ये चैप्टर इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसके, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू भी कर दूंगा ना. नहीं नहीं, रिएक्टिविटी कम हो जाती है ना सॉल्ट बनने के बाद. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चालू करेंगे, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज से देख लेंगे. ठीक है, बाकी मैंने जो बुक आपको दी है ना, उसमें भी इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे लिखे हुए हैं, तो बुक भी कैरी कर लेना नेक्स्ट क्लास में. बाकी सबको मिल गई है ना बुक.